अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉगेट के लिए। जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि इस बार हमने क्या करना है, हमने ईच एंड एवरी कॉर्नर क्लियर करना है लॉगेट का। और आज का जो लेक्चर है ये क्यूएसओ से रिलेटेड है। और क्यूएसओ के अंदर हमने एक एक आर्टिकल को तो क्लियर किया ही किया, साथ ही साथ हमने इलस्ट्रेशंस क्लियर नहीं की, किसी में की किसी में नहीं की। ठीक है, तो मैंने ये जिम्मेदारी आप पे छोड़ दी थी कि आप जो है इलस्ट्रेशंस को अच्छे से पढ़ लें, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे पता है कि स्टूडेंट्स खुद से नहीं पढ़ते। इसीलिए मैंने क्या सोचा, इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यूएसओ और क्यूएसओ के बाद जो इम्पोर्टेंट जैसे कि पीपीसी है, पीपीसी के बाद आई थिंक सीपीसी के अंदर भी कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। तो ये जो आपके मेजर एक्ट्स हैं जिसके अंदर इलस्ट्रेशंस ज़्यादा हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए। जिस तरीके से क्यूएसओ आज के दिन में हम क्या करेंगे, क्यूएसओ के अंदर 166 आर्टिकल्स के अंदर जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं जस्ट उनको टच करेंगे। फिर कल के लेक्चर के अंदर क्या करेंगे कि पीपीसी के अंदर जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं उनको टच करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो लॉन्ग स्टेटमेंट्स वाले जो आपकी क्यूरीज होती है ना, कि सर लॉन्ग स्टेटमेंट्स वाले सवाल आते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जो इलस्ट्रेशन है क्यूएसओ कानून शहादत ऑर्डर की, तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन कहाँ हमें मिलती है? फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमें मिलती है जाके आपके सेक्शन 2 के अंदर। तो सेक्शन 2 आप जब ओपन करेंगे तो सेक्शन 2 के अंदर आपको मिल जाएगी इलस्ट्रेशन। इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि डॉक्यूमेंट क्या है। अब वो डेफिनेशन बता रहा है डॉक्यूमेंट है क्या, कह रहा है कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस, और डॉक्यूमेंट वो है कि जहाँ पर कोई भी लेटर के अंदर किसी भी मार्क्स के अंदर और मोर देन दोज मीन्स इंटेंट टू बी यूज्ड, ठीक है, और विच मे बी। अब देखिए मे आ गया यहाँ पे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने देखना है मे शल वगैरह कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मे का वर्ड आया डॉक्यूमेंट के अंदर, के डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें आएंगी। अच्छा जी, मतलब डॉक्यूमेंट कोई भी लिखी हुई चीज़, कहीं भी लिखी हुई चीज़, बोर्ड पे लिखी है तो मतलब ये बोर्ड भी डॉक्यूमेंट हो गया, कहीं भी कोई भी चीज़ लिखी है तो वो डॉक्यूमेंट है। अब इलस्ट्रेशन के अंदर क्या कह रहा है, ए राइटिंग, अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, कह रहा है डॉक्यूमेंट है क्या, अ राइटिंग इज आ। अब देखें, अब मिसाल के तौर पे वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट आपको दे दे, अ राइटिंग इज आ, फिर ऑप्शन में वो दे दे क्या, ऑप्शन में वो दे दे आपको डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के साथ कोई वो और ऑप्शन दे दे ओरल, या फिर जो है आपको दे दे नन ऑफ दीज, या फिर कोई भी आपको ऑप्शन दे दे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जिसने नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा, वो ओरल पे भी टिक कर सकता है। कह रहा है कि राइटिंग लिखी हुई चीज़ है। अब लिखी हुई कहाँ पर है, कहीं भी हो सकती है, तो वो क्या है, वो आपका डॉक्यूमेंट है। उसके बाद वर्ड्स प्रिंटेड लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ आर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। अब इलस्ट्रेशन है क्या वैसे, जनरल एक रूल याद रख लें कि जब भी हमें कोई भी आर्टिकल, कोई भी सेक्शन से कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ, यानी कि उसकी मिसालों की तरफ। इलस्ट्रेशन के लफ्ज़ में यानी क्या, मिसालें, कि जहाँ पर आपको एक आर्टिकल, एक पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो आप उसकी मिसालें देख रहे हैं कि हाँ भाई ये जो आर्टिकल है इसको किस तरीके से मज़ीद इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो खैर यहाँ पर क्या है, एन इंस्पेक्शन ऑन अ मेटल प्लेट स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट। कह रहे कि किसी भी प्लेट पर, किसी भी आपके स्टोन पर, पत्थर पर लिखी हुई चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट। अब वो आपको घुमा फिरा के यूँ दे सकता है कि मिसाल के तौर पे एक जो है दीवार है, अब वो दीवार पे अगर कोई भी एक जो है बात लिखी है तो वो बताएं वो क्या है, वो क्या है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आए, जब आप एफ पे आते हैं सर्टिफिकेट पर, कहाँ पर, सेक्शन 2 के सर्टिफिकेट पर, और इसकी जो इलस्ट्रेशन वो है एफ, तो सॉरी डेफिनेशन एफ है। डेफिनेशन एफ के बाद फिर इलस्ट्रेशन आ जाती है, तो फिर जो आपकी इलस्ट्रेशन आएगी, तो ये इलस्ट्रेशन को ज़रा गो थ्रू करें। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दैट देयर इज़ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस। अब यहाँ पर कुछ वो फैक्ट के बारे में बात करें कि फैक्ट क्या होती है, क्योंकि हमें लास्ट टाइम जो डी थी, डी के अंदर डी जो डेफिनेशन है डी, उसकी इलस्ट्रेशन बताना चाह रहा है ये। अब ये कह रहा क्या है, ये सिंपली हमें ये कह रहा है कि हकीकत क्या होती है। कह रहा है कि एक सर्टेन ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्टेन ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बॉटल्स रख देता हूँ, ठीक है, अरेंज करके बॉटल्स रख देता हूँ, ठीक है।
एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर। तो ये उस जगह पर जो मैंने वो बोतल सकी क्या है, ये एक हकीकत है। दैट अ मैन हर्ड और सा समथिंग, एक शख्स ने कोई बात सुनी, एक शख्स ने जो है कुछ देखा, वो क्या है, वो भी एक फैक्ट है। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, किसी ने कुछ कहा, वो भी फैक्ट है, हकीकत है। दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, दैट अ सर्टेन इंटेंशन एक्ट्स और गुड फेथ और फ्रॉडुलेंटली, कह रहा है कि किसी ने कोई चीज़, कोई बात जो है, कोई अपनी राय दी, कोई अपनी इंटेंशन को जाहिर किया, या फिर जो है कोई अपनी गुड फेथ जाहिर की, फ्रॉडुलेंटली उसने जो है कुछ किया, तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा फैक्ट में काउंट होगा। इट मीन्स कि दीज ऑल आर फैक्ट्स। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया आपका डेफिनेशन की इलस्ट्रेशन। फिर उसके बाद फर्दर ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको। अच्छा जी, ए इज़ अक्यूज ऑफ अ मर्डर ऑफ बी। अब ये देखें, ये इलस्ट्रेशन पूछ सकता है वो आपसे। यहाँ पर कोई नो इलस्ट्रेशन है। कौन कौन सी इलस्ट्रेशन है? ए इज़ अक्यूज ऑफ अ मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू। अब ये फैक्ट इन इशू की बात कर रहा है, वो मसला जो फैक्ट इन इशू में है। अब ये फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट का एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया था लास्ट टाइम, तो वो भी अगर किसी को चाहिए तो वो बता दे, फिर उसको भी वो मैं शेयर कर दूंगा। देखें, फैक्ट इन इशू का मतलब क्या है? वो मसला जो कि इन इशू में है। इन इशू का मतलब कि जिसके ऊपर बात चल रही है, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो कह रहा है कि ए ने मर्डर किया बी का, और ये जो नीचे बातें कर रहा है, नीचे जो आपको मिसालें दे रहा है, ये इन इशू में है। दैट ए caused B's death, that A had intended to cause B's death। पहली बात फैक्ट इन इशू में ये है, पहली बात फैक्ट इन इशू में क्या है? पहली बात फैक्ट इन इशू में ये है कि ए ने बी का मर्डर किया क्योंकि उसकी इंटेंशन थी बी का मर्डर करने की। That A had received grave sudden provocation from B। अब कह रहा है कि ए जो है, ए ने सडन प्रोवोकेशन रिसीव की बी से। सडन प्रोवोकेशन क्या होती है? सडन प्रोवोकेशन का मतलब सिंपल इतना है, मिसाल के तौर पे आप जो है गली से गुजर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? गली से गुजर रहे हैं। आप अपनी सिस्टर के साथ, वाइफ के साथ, बेटी के साथ, किसी फीमेल के साथ, किसी ने कोई ऐसी गाली गाली वगैरह निकाली, या किसी ने कोई ऐसी हरकत की, कोई नाजेबा हरकत ऐसी की आपकी सिस्टर के साथ, आपकी वाइफ के साथ, जो आपको नागवार गुजरी, और इतनी नागवार गुजरी, आप इतनी तेज में आ गए, आपने उसको ईंट उठा के मारी। अब ईंट उठा के जब आपने इतनी ज़ोर से मारी, उसका हो गया, उसकी हो गई डेथ। जब डेथ काज उसकी हो गई, तो उसके बाद डेफिनेटली क्या होगा कि जब ट्रायल चलेगा तो आप अपने स्टेटमेंट में यही कहेंगे कि उसने मुझे गाली दी, या उसने ये बात कही, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब आइदर आपकी इंटेंशन थी, नहीं थी, ये जो आपने एक्ट किया, आप घर से ये सोच के नहीं निकले थे कि आगे चल के रास्ते में कोई मुझे छेड़ेगा, आगे चल के रास्ते में ऐसा कोई मसला पेश आएगा और मैं किसी का मर्डर करूंगा, या मैं किसी को जान से मारूंगा। ये फ़ौरन ही जो कुछ हुआ, इसको हम कहते हैं सडन प्रोवोकेशन। तो क्या कह रहा है कि ए ने बी से सडन प्रोवोकेशन रिसीव की थी, जिस वजह से ए ने बी का मर्डर किया। डेट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट विच काज्ड बीज डेथ, जो ए ने उस टाइम किया जिसकी वजह से बी की डेथ हुई, वाज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। वो इस वजह से थी क्योंकि वो सुन नहीं सकता था। इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, वो जो है उसकी नेचर को नहीं जानता था कि उसकी नेचर क्या है। अब ये पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स लॉन्ग स्टेटमेंट्स में वो पूछता है। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, एक हकीकत को साबित किया जा सकता है, व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग अ मैटर बिफोर इट। ये क्या है? ये जो है इलस्ट्रेशंस में नहीं है, ये आपकी डेफिनेशन में ही काउंट होंगी। तो हाँ, ए बी सी जी, तो ये सारे के सारे आपकी जो है डेफिनेशन में ही काउंट होगी। अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड, कह रहा है कि फैक्ट कब प्रूव होगा, कब डिसप्रूव होगा। A fact is said to be disproved when considering a matter before it the court either believes that it does not exist। जब फैक्ट कब डिस्प्रूव होगा? जब कोर्ट ये समझे कि इसका कोई वजूद ही नहीं है। मैं कहूँ कि वहाँ पर वो पुल मौजूद है। अब मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि उस जगह पर वो पुल मौजूद है। तो अब वहाँ पर अगर वो पुल है ही नहीं, तो कोर्ट उसको कंसिडर ही नहीं करेगी। किस तरीके से? मैं कहूँ कि अगर आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहाँ पर एक पुल है, उसके नीचे मैंने जो है लाश दफनाई है। अब लोग कहेंगे कि वहाँ पर तो पुल कोई है ही नहीं, तो फिर ये डिस्प्रूव हो जाएगा। खैर, ये डेफिनेशन में इसको मैंने क्लियर ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद आ जाएं आप नेक्स्ट, जो हमारे पास आर्टिकल्स के रेलेवेंट इलस्ट्रेशंस हैं। जी, अब ये जो आर्टिकल 4 है जजेस एंड मजिस्ट्रेट वाला, कि कोई भी जज जो है किसी भी शख्स के, उस जजेस के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो उनको एक जो है मुस्तस्नियात हासिल है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, कि जजेस और मजिस्ट्रेट
से कोई भी सवाल नहीं होगा अनलेस के उसके हायर अथॉरिटी उनको ना बुलाए। तो अब इसकी इलस्ट्रेशन के अंदर जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस, कोर्ट ऑफ सेशंस का वर्ड आ गया। ए अपने ट्रायल के अंदर जो कि थी कोर्ट ऑफ सेशंस के सामने सेज डेट अ डिपोजिशन वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी द मजिस्ट्रेट। कह रहा है कि ए ये कहता है कि जब मेरा ट्रायल चला तो बी जो कि जज है उसने सही तरीके से मेरा ट्रायल नहीं चलाया था। बी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चन एज टू दिस। तो बी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप भाई बताएं आपने इसका ट्रायल क्यों सही से नहीं चलाया, अनलेस जब तक कि उसकी कोई स्पेशल ऑर्डर या सुपीरियर कोर्ट से नहीं आ जाए। कहने का मकसद यही हो गया जो आर्टिकल 4 के अंदर है उसको मज़ीद एलोब्रेट कर रहा है। कह रहा है कि जब बी ने ए का ट्रायल चलाया और बी इल्ज़ाम लगाता है मजिस्ट्रेट पे कि इसने मेरा ट्रायल सही से नहीं चलाया, तो फिर जब तक उसकी सुपीरियर अथॉरिटी उसको नहीं बुलाएगी तब तक के लिए वो जो है कंपेल उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप बताएं। उसके बाद क्या है, ए इज़ अक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन टू हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी। कह रहा है ए जो एक अक्यूज है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस, द मजिस्ट्रेट बी कैन नॉट बी आस्क्ड व्हाट ए सेड। तो बी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि भाई आपने ये झूठी गवाही दी है या सच्ची गवाही दी, आप बताएं आपने क्या कहा, जब तक एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सुपीरियर कोर्ट। मिसाल के तौर पे ए क्या करता है कि एक मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के सामने या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने वो जो है झूठी गवाही दे देता है और उसको अदालत जो है जाने देती है, अदालत की नॉलेज में है फिर भी जाने देती है। तो सिंपली कहने का मकसद ये है कि जब तक उसकी सुपीरियर अथॉरिटी की कॉल नहीं आएगी, जब तक उसकी सुपीरियर अथॉरिटी उससे सवाल ना पूछे, तब तक के लिए उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि भाई आप ये बताएं कि आपने इसको क्यों जाने दिया। अंडरस्टैंड। तो अब हम पढ़ के रहे हैं, आर्टिकल 4 पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 4 किस चीज़ के बारे में है? जजेस एंड मजिस्ट्रेट के बारे में। ठीक है, जजेस एंड मजिस्ट्रेट के बारे में आर्टिकल 4 डिस्कस करता है। तो इसकी इलस्ट्रेशन हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद लास्ट में है इज अक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर सेक्शन कौन सा है अटेम्प्ट टू मर्डर, कोई बता सकता है? 324। कह रहा है कि ए इज अक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन of attempting of murder of a police officer while his trial before B a session judge B may be examined as what is occurred। कह रहा है कि ए जो है अक्यूज है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का, जो कि किसका है? पुलिस ऑफिसर का है, और उसका जो ट्रायल है बी के सामने जो कि एक सेशन जज है। तो बी को मजबूर किया जा सकता है कि भाई आप क्या करें, आप जो है एग्जामाइन हो, यानी कि आप गवाही दें या फिर अगर आपने कुछ देखा है तो बताएं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल आ जाता है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आर्टिकल 9 की है। तो आर्टिकल 9 किस चीज़ के बारे में है? आर्टिकल 9 है आपका एडवोकेट्स के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 9 सिंपली क्या बात करता है? आर्टिकल 9 सिंपली ये बात करता है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, नो एडवोकेट शल आ गया, नो एडवोकेट शल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस हिज ओन क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट। जब तक उसका क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट ना दे तब तक वो अपने क्लाइंट के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। ए अ क्लाइंट सेज टू बी एन एडवोकेट। अब ये सवाल लास्ट टाइम आ चुका है इलस्ट्रेशन से। ए जो एक क्लाइंट है बी का, जो कि एक एडवोकेट है, आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ फोर्स डीड ऑन विच आई रिक्वेस्ट यू टू सू। कह रहा है कि मैं जो है एक शख्स के साथ फोर्स डीड लेना चाहता हूँ और आप जो है उसके खिलाफ सू करें, आप उसके खिलाफ केस करें। यानी कि ये बात किस चीज़ की कर रहा है कि कोई भी एडवोकेट क्लाइंट के खिलाफ गवाही नहीं देगा। फिर उसके बाद उसकी एक्सेप्शन भी हमने पढ़ी थी कि अगर कोई फर्दर कोई क्लाइंट उसका जुर्म करने जा रहा है तो वो फिर उसके खिलाफ गवाही दे सकता है। ठीक है, गवाही भी दे सकता है और वो कोर्ट को बता भी सकता है, उसके खिलाफ एफआईआर भी करवा सकता है कि भाई ये मर्डर करने जा रहा है इसका। तो खैर उसके बाद द कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरेंस ऑफ द क्रिमिनल पर्पस इज नॉट अ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर। तो वो जो है प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर कोई फर्दर कोई क्राइम करने जा रहा है वो इतला दे देता है अपने एडवोकेट को कि भाई आप बैठे हैं मेरे वकील और मैं ये क्राइम करने जा रहा हूँ तो काइंडली मेरी हेल्प कीजिएगा इस चीज़ में, तो वो उसमें हेल्प उसकी नहीं करेगा। उसके बाद क्या जाता है, ए बीइंग चार्ज विद एम्बेजलमेंट रिटेन्स बी एन एडवोकेट टू डिफेंड हिम। इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि ए जो है
ए चार्ज हुआ है इम्बेजलमेंट में, यानी कि एक उलझ गया किसी मसले में, तब वो वापस आता है एडवोकेट की तरफ कि आप मुझे जो है डिफेंड करें। इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग बी ऑब्जर्व्स दैट एन एंट्री हैज़ बीन मेड इन एज अकाउंट बुक। तो बी ये देखता है कि भाई एडवोकेट ये देखता है जो उसकी बुक ऑफ अकाउंट में जो उसकी एंट्री हुई है, चार्जिंग ए विद द सम सेड टू हैव बीन इम्बर्स्ड विच एंट्री वाज नोट इन द बुक एट द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो उसने जो उसकी एंट्री करवाई थी इम्बर्समेंट में वो उसकी नहीं है। This being a fact observed by B in the course of his employment, showing that the fraud has been committed since the commencement of the proceeding, it is not protected for disclosure। तो ये भी protected नहीं है, ये भी protected नहीं है। मतलब कि वो कुछ ऐसा करता है कि भाई फर्दर जाके कुछ जो है जुर्म वगैरह करने जाता है या फिर बाद में करता है, लेकिन वो ये बताता है मैंने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो जब उसकी एंट्री वगैरह में देखता है तो फिर अगर ऐसा कुछ है तो फिर भी वो प्रोटेक्टेड नहीं कहलाई जाएगी। अच्छा, आर्टिकल 11 नॉर्मली हम नहीं पढ़ते, आर्टिकल 12 हम नॉर्मली नहीं पढ़ते, आर्टिकल 13 नॉर्मली नहीं पढ़ते, तो ये आपने लेक्चर सुन लेना है। तो लेक्चर के अंदर मैंने ये सारे के सारे आर्टिकल्स को डिस्कस किया है। अच्छा, अब आ जाते हैं आर्टिकल 18 की इलस्ट्रेशन पे, जो क्या है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आर्टिकल 18 से लेकर आर्टिकल 69 तक है, जो कि बहुत ही लेंदी, सबसे लेंदी चैप्टर है किसका, क्यूएसओ का। तो खैर इस चैप्टर के अंदर जो आर्टिकल 18 है इसकी इलस्ट्रेशन को देखते हैं। अब आर्टिकल 18 की जो इलस्ट्रेशन है वो हमें क्या कहती है, कहती है कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद द क्लब स्टिक विद द इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। कह रहा है कि जो सबसे पहले तो आर्टिकल को समझें। आर्टिकल क्या कह रहा है, एविडेंस में बी गिवन फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के जो एविडेंस दिया जाएगा, जो सबूत दिया जाएगा, या तो वो होगा फैक्ट इन इशू के बारे में, जो मसला हुआ उसके बारे में, या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में जो उससे रिलेट करती है। कह रहा है कि ए ने क्या किया, ए ने क्लब स्टिक के साथ किसी की डेथ काज की। एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर फैक्ट इन इशू। तो इसके मसले के अंदर जो फॉलोइंग फैक्ट्स हैं ये फैक्ट इन इशू हैं। ए इज बीटिंग बी विद द क्लब, ये भी एक फैक्ट इन इशू है। ए इज काजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, ए ने उसको उस चीज़ से मारा, ये भी फैक्ट इन इशू है। ए इज इंटेंशन टू काज बीज डेथ, ए की इंटेंशन थी उसको मारने की, ये भी फैक्ट इन इशू है। द शूटर डज नॉट बिरिंग with him to have the readiness for the production of first hearing of the case, the bond which he relies. This article does not enable him to produce the bond to prove it contents of the subsequent stage। मतलब वो बाद वाले स्टेज के अंदर उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है, फैक्ट विच आर ओकेजन काज इफेक्ट और फैक्ट इन इशू, जो कि ओकेजन के बारे में, मसले के बारे में, फैक्ट इन इशू के बारे में। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। सवाल पैदा ये होता है कि ए ने जो है चोरी की बी की। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर विद द मनी ऑफ हिज पोजीशन एंड दैट शोड इट मेंशन्ड द फैक्ट दैट ही हैड इट, द थर्ड पर्सन आर रेलेवेंट। कह रहा है कि ए क्या करता है कि एक जगह से गुजरता है और उसके पास पैसे थे, जब वो उस जगह से गुजरा, उस तीसरे आदमी ने उसको देखा। अब तीसरे आदमी ने उसको चोरी करते हुए देखा या इधर उसको भरे हुए बैग के साथ देखा कि वो वहाँ से गुजर रहा था, तो उसका जो गुजरना वो भी फैक्ट इन इशू है और जिसने देखा वो थर्ड पर्सन भी फैक्ट इन इशू है। द क्वेश्चन इज वेदर बी मर्डर्ड सी। तो ये भी इसी तरीके से कुछ मिसाल देता है। ये भी कह रहा है मार्क ऑन द ग्राउंड, जो मार्क्स हैं ग्राउंड के अंदर, प्रोड्यूस बाय द स्ट्रगल एट द नियर प्लेस मर्डर वाज कमिटेड आर रेलेवेंट फैक्ट। मिसाल के तौर पर जाहिर सी बात है, जब हमारा किसी भी शख्स का कोई भी मर्डर करेगा तो वो रेजिस्ट करेगा, वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। तो जाहिर सी बात है जब वो शख्स भाग रहा है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो उसके कोई ना कोई मार्क्स होंगे, तो उसके जो मार्क्स हैं ये भी सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 की जो इलस्ट्रेशन है, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, किसी का मोटिव होना, किसी की प्रिपरेशन, ये सारा का सारा क्या है, फैक्ट इन इशू है। ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए को जो है ट्रायल चलाया गया कि बी, ए ने बी का मर्डर किया। द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी, द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी,
that B knew that A had murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant. कह रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है, उसके ऊपर ट्रायल चलाया जा रहा है, ठीक है। अब ए ने सी का भी मर्डर किया हुआ था और ये बात बी के नॉलेज में थी, और बी क्या कर रहा था, उससे एक्सटॉर्शन कर रहा था, उसको धमका रहा था कि आप मुझे पैसे दो, अदरवाइज मैं पब्लिकली अनाउंस कर दूँ कि आपने मिस्टर सी का मर्डर किया है। तो अब वो जो उसको धमकी दे रहा था, जिसकी वजह से उसने उसका मर्डर किया, बी का भी मर्डर कर दिया, तो ये क्या है, ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। उसके बाद क्या है, ए सूज बी अपॉन अ बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, बी डिनाइज दैट मेकिंग ऑफ द बॉन्ड। कह रहा है कि ए जो है सू करता है कि बी ने बॉन्ड वगैरह, कोई मनी के जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो दिया है, तो और बी डिनाई करता है, ठीक है। द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज अलेज्ड टू बी मेड, एट द टाइम ऑफ कि बॉन्ड जिस टाइम पे अलेज हुआ, बी रिक्वायर्ड मनी फॉर द पर्टिकुलर पर्पस इज रेलेवेंट, और बी उससे कुछ पैसे मांग रहा था, ठीक है। उसके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सबूत है, कोई ऐसा शख्स है जो ये कह दे कि हाँ भाई बी ने ए से पैसे मांगे थे। तो अब ये जो बात है कि बी ने ए से पैसे मांगे थे, ये भी क्या है, ये भी रेलेवेंट फैक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाएं, आर्टिकल 22। द क्वेश्चन इज वेदर, आर्टिकल 22 किसी चीज़ के बारे में, आइडेंटिफिकेशन पीरियड के बारे में। द क्वेश्चन इज वेदर गिवन डॉक्यूमेंट इज अ विल ऑफ ए। सवाल ये पैदा होता है कि जो एक डॉक्यूमेंट है वो विल है मिस्टर ए की, द स्टेट्स ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द अलेज्ड विल में बी रेलेवेंट फैक्ट। कह रहा है कि जो स्टेट ए की प्रॉपर्टी है उसकी फैमिली की, और जो डेट लिखी हुई है, डेट है जिस डेट पे उसने विल दी, तो वो सारा का सारा क्या है, वो भी रेलेवेंट फैक्ट है। ए सूज बी फॉर अ लाइबल इम्प्यूटिंग डिसग्रेसफुल कंडक्ट टू ए। क्या कर रहा है कि ए जो है लाइबल के लिए, लाइबल और सिलेंडर पढ़ा था हमने ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, तो ए बी को जो है उसके बिहेवियर पर उसके खिलाफ केस कर देता है। बी अफिम्स डेट द मैटर अलेज टू बी लाइबल इज ट्रू। बी जो है क्या करता है, बी अफिम करता है कि हाँ भाई ये जो है मैंने ऐसा किया था, या फिर जो है एक्सवाइजेड कोई भी ऐसी बात कर देता है, या उसके ऊपर उसका केस होना, ये सारा का सारा रेलेवेंट है। द पोजिशन दैट द पोजिशन एंड रिलेशंस ऑफ द पार्टीज एट द टाइम व्हेन द लाइबल वाज पब्लिश्ड। लाइबल है क्या, लाइबल सिलेंडर ये है किसी के खिलाफ कोई पब्लिशिंग कर देना। अब लाइबल का मतलब सिंपल ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैं किसी भी पर्टिकुलर शख्स के खिलाफ कोई भी पब्लिकली न्यूज़ के सामने, न्यूज़पेपर के अंदर कोई ऐसी बात लिख दूँ जो कि ना हो, यानी कि मैं उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दूँ, तो ये लाइबल में काउंट होगा। तो खैर वो लाइबल करता है उसको। उसके बाद क्या कह रहा है, पब्लिशर्स में भी रेलेवेंट फैक्ट, जो उसने पब्लिश किया वो भी रेलेवेंट फैक्ट है, और फिर उसके बाद जो है उसका एज इंट्रोडक्टिव ऑफ द फैक्ट इन इशू, और जो उसका इंट्रोडक्शन है वो क्या है, वो फैक्ट इन इशू है, वो है फैक्ट इन इशू। और जो उसने पब्लिश किया वो क्या है, रेलेवेंट फैक्ट। अंडरस्टैंड। उसके बाद इसकी इलस्ट्रेशंस जो हैं कोई एफ तक हैं। ए इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, ए जो है अक्यूज है क्राइम के लिए। द फैक्ट दैट सून आफ्टर कमीशन ऑफ द क्राइम ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस इज रेलेवेंट अंडर आर्टिकल 21। ए इज कंडक्ट सब्सिक्वेंट और इफेक्टेड बाय इफेक्ट इन इशू। कह रहा है कि हकीकत यह है कि जैसे ही क्राइम कमिट होता है, क्राइम कमिट होने के बाद वो जो है रफू चक्कर हो जाता है, और आर्टिकल 21 के तहत उसकी जो प्रिपरेशन थी या फिर जो वो भागा, वो सारा का सारा क्या इफेक्ट इन इशू है। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन आर्टिकल 23 के अंदर क्या कह रहा है, द रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट ए हैज़ ज्वाइंड इन अ कॉन्स्पिरेसी और वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान। द फैक्ट दैट बी आर्म्स इन यूरोप ऑफ द पर्पसेस फॉर द कॉन्स्पिरेसी, के बी जो है कोई जासूसी वगैरह कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कहीं बाहर है, उसका कहीं बाहर होना, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा आपका रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 23 भी इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। फिर उसके बाद आर्टिकल 24 क्या है, प्ली ऑफ एलिबा एल्सवेयर, कि मैं यहाँ नहीं था, मैं वहाँ था, ये भी आपको मैंने बताया था। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम इन एट पिशावर फॉर द सर्टन डे, द फैक्ट दैट ऑन अ सर्टन डे ए वाज एट लाहौर इज रेलेवेंट। अब मिसाल के तौर पे ए जो है ये कहता है कि ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने पिशावर में एक मर्डर किया, और जो है उसी दिन की रिसिप्ट वो जो है लाहौर की दिखा देता है, उसी टाइम की, तो फिर वो क्या है, वो एक रेलेवेंट फैक्ट है। उसके बाद 26 की इलस्ट्रेशन क्या कहती है, वेयर द क्वेश्चन is existing of any right of custom. The question is whether A has a right of fishery, the deed conferring
ऑफ फिशरी ऑन एज एक्सेसर द मॉर्गेज ऑफ फिशरी वगैरह। ठीक है, तो फिर जो है उसकी जो ये फिशरी वगैरह का काम है, ये सारा का सारा क्या है, ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी शख्स कोई किसी रास्ते से किसी जगह से गुजरता है तो वो कहता है कि राइट ऑफ कस्टम है, और एक शख्स जो है वो पानी के अंदर जो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, वो मछली वगैरह पकड़ रहा होता है पिछले कई सालों से, और लोग भी वहाँ पर अक्सर लोग आ रहे जा रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। तो ये जो उसका राइट है, राइट ऑफ फिशरी का, तो ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 27 क्या कहता है, फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेज ऑफ माइंड बॉडी। और अब आर्टिकल 27 पे आए, स्टेट ऑफ माइंड पर, स्टेट ऑफ माइंड पर। अब स्टेट ऑफ माइंड के बारे में क्या कहना चाह रहा है, स्टेट ऑफ माइंड के बारे में सिंपल इतना कह रहा है, ए इज अक्यूज फॉर रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ए ने क्या किया, एक चोरी के गुड्स वगैरह खरीदे, जो उसको पता था कि ये क्या है, ये जो है चोरी के हैं। इट इज़ प्रूफ दैट ही वाज इन पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल, और ये हकीकत है कि उसके अंडर में वो आर्टिकल्स थे। ठीक है, द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम ही वाज इन पोजीशन ऑफ मेनी अदर स्टोलन आर्टिकल्स इज रेलेवेंट is tending to show that knows each of all of the articles was in position to be stolen। यानी कि अब देखें, ये एक प्रिजम्पशन है किस तरीके से कि ए है और उसके पास कोई गुड्स आ जाते हैं, और जो गुड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो स्टोलन हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, मिस्टर जो ए है, ये इसके पास बहुत सारे गुड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ये गुड्स आ गए। गुड्स का मतलब होता है कि कोई भी जो है खाने पीने की चीज़ें की अशिया भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस्तेमाल की चीज़ें। तो ये जो गुड्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनमें से सारे आर्टिकल्स जो हैं ये सब के सब स्टोलन थे। अब ये प्रिजम्पशन है कि जब एक ही नॉलेज में बात थी कि ये गुड्स स्टोलन है, दैट मीन्स कि ये सारे के सारे गुड्स भी स्टोलन है, ये भी इसके नॉलेज में बात थी कि वो सारे के सारे चोरी के, और उसने जानबूझ के उसकी पोजीशन ली, उसने जानबूझ के वो चीज़ें, वो गुड्स वगैरह खरीदे। उसके बाद क्या जाता है, ए इज़ अक्यूज फॉर द फ्रॉडोलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन अ काउंटरफिट कॉइन। ए ने जो है काउंटरफिट किया कोई कॉइन, मतलब कि उसकी जो है उसके जाली बनाया कॉइन को, विच एट द टाइम व्हेन इट वाज डिलीवर्ड इट ही न्यू टू बी काउंटरफिट। अब ये जब उसको डिलीवर हुआ, उसके नॉलेज में बात थी कि ये चीज़ जो है काउंटरफिटेड है, यानी कि ये बनाई गई है, ये सिक्के जो है वो बनाए गए हैं। अब जो उसने उसकी नॉलेज में बात आई, अब ये प्रिजम्पशन इसके बारे में भी कुछ ये कह रहा है, द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ दिस डिलीवरी ए वाज possessed टू द नंबर ऑफ अदर पीसेस ऑफ काउंटरफिट कॉइन इज रेलेवेंट। अब जो अदर कॉइन काउंटरफिटेड कॉइन्स थे, वो भी सारे के सारे काउंटरफिटेड थे, तो इसका मकसद ये है कि उसकी नॉलेज में थी सारे के सारे ही क्या है, काउंटरफिटेड हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने ये बात कहावत तो सुनी होगी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने। इसका क्या मकसद है, इसका मकसद, इस मिसाल का मकसद सिंपल इतना है कि अब होता कुछ इस तरीके से कि एक चोर क्या करता है, अक्सर जो है सोना वगैरह चोरी का किसी शॉपकीपर को बेच रहा होता है, और एक बार वो जो है किसी नए शॉपकीपर के पास चला जाता है। अब वो जब जाता है उस शॉपकीपर के पास वो बेचने के लिए, तो वो क्लेम कर देता है मैंने आज से पहले जितना भी सोना बेचा वो इसी को बेचा। तो कोर्ट पुलिस यही प्रिज्यूम करेगी कि ये चोरी का सामान है, ये चोरी का सोना है, ये इसने ख़रीदा है, इसकी नॉलेज में था। इसका मकसद ये है कि प्रीवियसली जो इसने ख़रीदा वो भी इसकी नॉलेज में था, आइदर उसकी नॉलेज में था, नहीं था, या उसने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा। तो ये सारे के सारे इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं स्टेट ऑफ माइंड्स के बारे में, और ये अच्छी खासी इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 28 क्या कह रहा है, आर्टिकल 28 कह रहा है ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम विच इज़ इंश्योर्ड। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपना घर खुद से ही अपने हाथ से ही जला देते हैं ताकि हमें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। द फैक्ट डेट ए लिव्ड इन सेवरल हाउसेस। अब ये हकीकत क्या है, अब हकीकत कुछ इस तरीके से कि प्रीवियसली उसने जो घर जलाया वो भी इंश्योर्ड था, प्रीवियसली जो उसने घर जलाया वो भी, उसकी भी इंश्योरेंस हुई थी, उसके भी इसको पैसे मिले थे, और उससे प्रीवियसली जो घर था उसकी भी इंश्योरेंस हुई थी और उसके भी इसको पैसे मिले थे। तो अब ये क्या है, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है, ये क्या है, ये एक रेलेवेंट हकीकत है कि उसने जो ये अभी ये वाला घर जलाया ये भी इसने खुद नहीं जलाया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही अपने अपने अक्सर मिसाल सुने कि भाई एक जो है शख्स था, उसने क्या किया, उसने जो है
अपनी बीवी का मर्डर किया, उसकी बीवी की मौत जो है वो मशीन के अंदर हाथ कटने से हो गई। और आज अब लोग कहते हैं कि आज से 15 साल पहले भी इसकी एक बीवी थी और उसकी मौत भी सेम काइंड से ही हुई थी। तो ये भी क्या है, ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। उसके बाद एडमिशन कन्फेशन शुरू हो जाता है आर्टिकल 30 से लेके। अब आर्टिकल 30 के अंदर जो भी इलस्ट्रेशन हैं उसको थोड़ा गो थ्रू करेंगे। आर्टिकल 32 के अंदर है एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड और अगेंस्ट पार्टी टू सूट। अब कह रहा है कि ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी। ए जो है अंडरटेक करता है कि भाई आज के बाद जो भी बी के लिए जो रेंट वगैरह कलेक्शन होगी वो मेरा बेटा करेगा या भाई करेगा, तो वो जो है उसके लिए अंडरटेक करता है। बी सूज ए, बी क्या करता है, बी ए को ही सू कर देता है नॉट फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, कि जो ड्यू है उसने उससे रेंट वगैरह कलेक्ट नहीं किया। ए डिनाइज, ए क्या करता है, डिनाई करता है दैट रेंट वाज सू फ्रॉम सी टू बी। ए जो है इस बात को डिनाई कर देता है कि भाई बी के तो कोई पैसे थे ही नहीं जो मुझे उससे लेने चाहिए थे। द स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओड बी रेंट इन इज एन एडमिशन। अब यहाँ पर बात क्या है, बात ये है सिंपली, मैं आपको सिंपल इतना समझाता हूँ कि ये एक फादर है, ये एक सन है और ये एक टेनेंट है, किराएदार है। अंडरस्टैंड। अब ये क्या है, ये ए है, ये बी हो गया और ये मिस्टर सी हो गया। ठीक है। अब फादर बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, वो मिस्टर बी को यानी कि अपने बेटे को कहते हैं आज के बाद जो है तुम अंडरटेक करो, अंडरटेक करो कि भाई आज के बाद मेरे बिहाफ पे तुम जो भी रेंट्स वगैरह हैं मिस्टर सी से, जो कि एक टेनेंट है, वो तुम कलेक्ट करोगे। अब होता कुछ इस तरीके से है कि जो मिस्टर बी है वो इससे कलेक्ट कर लेते हैं और एक फादर क्या करता है, फादर अपने बेटे के खिलाफ ही मुकदमा कर देता है कि बी जो है सी के खिलाफ, सी की तरफ जो मेरे पैसे बकाया थे वो उससे वो कलेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। तो अब यहाँ पर जो मिस्टर सी की स्टेटमेंट होगी ना, वो क्या होगी, वो रेलेवेंट होगी कि भाई आप लड़ किसकी वजह से रहे हो, सी की वजह से। सी को भी तो बुला लो कोर्ट के अंदर, आप हम उससे भी तो पूछ लें कि हाँ ऐसा कुछ था या नहीं था। द स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओड, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। उसके बाद 33 इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज वेदर द हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। कह रहा है कि जो हॉर्स, जो घोड़ा बेचा गया ए के ज़रिए बी को, वो सही था। ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी। अब ए क्या कहता है, ए मिस्टर बी को कहता है कि भाई सी से जाके पूछो, जो अक्सर उसको संभाल रहा होता है, जो अक्सर वहाँ पर मौजूद होता है। तो बी नोज ऑल अबाउट इट। सी की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सी की स्टेटमेंट भी एडमिशन है। अंडरस्टैंड। तो ये आपका एडमिशन का चैप्टर चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है वो कौन से आर्टिकल 34 के अंदर आ जाती हैं, जिसके अंदर क्या कह रहे हैं, द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज़ वेदर अ सर्टेन डीड इज़ और इज़ नॉट फोर्ज्ड। अब सवाल ये उठता है मिस्टर ए और बी के दरमियान के जो सर्टेन डीड है वो फोर्ज्ड है या नहीं है, उस डीड के बारे में। ए अफर्म्स दैट इट इज़ जेन्युइन, बी दैट इट इज़ फोर्ज्ड। अब ए कहता है ये जेन्युइन है, बी कहता है ये भाई जाली है। ए may prove the statement by B that the deed is genuine and B may prove the statement by A that the deed is forged। तो वो अपने स्टेटमेंट के जरिए साबित कर सकते हैं, बट ए कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज जेन्युइन, नॉर बी प्रूव द स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज फोर्ज्ड। कह रहा है कि अब ए और बी के दरमियान मुकदमा है, ए और बी के दरमियान मुकदमा चल रहा है। ए और बी अपनी ही स्टेटमेंट्स के ज़रिए से वो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, वो ये बात नहीं साबित कर सकते कि ये चीज़ असली है, ये चीज़ नकली है, जब तक कि वो किसी और को ना ले हैं। और अब अगर वो किसी और को लेकर आते हैं तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिलेवेंट हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40 के बाद 41 है, 41 के बाद 42, 42 के बाद 43 के जो इलस्ट्रेशन है वो क्या करिए, ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए और बी को जॉइंटली ट्राई किया गया, ट्रायल पे डाला गया कि आप दोनों ने मर्डर किया सी का। इट इज़ प्रूफ दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी।
अब ये मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में। अब ये क्या कह रहा है कि ए ये तस्लीम कर देता है, ए कन्फेस कर देता है कि भाई हाँ मैंने और बी ने, हम दोनों ने मिलकर सी का मर्डर किया है। द कोर्ट मे कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन अगेंस्ट बी is against B. A is on his trial of murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B and said that A and I murdered C. The statement may not be, ठीक है, ये सवाल भी आ सकता है ना, may not be in consideration by the court against A not being joint tried. कह रहा है कि जो उसकी स्टेटमेंट है वो उसके खिलाफ क्या नहीं होगी, उसके खिलाफ कन्फेशन नहीं हो सकती। मैं ये कहूँ कि मैंने और बी ने, हम दोनों ने मिलकर उसका मर्डर किया है। अब मेरे लिए क्या होगी, मेरे लिए ये स्टेटमेंट होगी कन्फेशन, उसके लिए क्या होगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब ये है कि जब तक कोई और एविडेंस नहीं आ जाए तब तक के लिए ये उसके लिए जो एक एविडेंस है कि हाँ भाई उसने भी मर्डर किया है, लेकिन वो उसका ट्रायल भी चलता ही रहेगा। आर्टिकल 45 स्टॉपल के बारे में है। आर्टिकल 46 जो है इलस्ट्रेशन आ जाती है। आर्टिकल 46 इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए वाज मर्डर्ड बाय बी। अब सवाल ये उठता है कि ए का मर्डर हुआ बी के ज़रिए और ए डाइज फॉर इंजरीज रिसीव्ड बाय द ट्रांजेक्शन इन द कोर्स ऑफ विच शी वाज रेविज्ड। द क्वेश्चन इज़ वेदर शी वाज रेविज्ड बाय बी, के उसको जो है रेविज किया गया बी के ज़रिए। अब सवाल तो ये उठा, द क्वेश्चन इज़ वेदर ए वाज किल्ड बाय बी अंडर दिस सर्कमस्टांसेस दैट द सूट वुड लाई अगेंस्ट बी और एज विडो, के सूट जो है वो दाखिल होगा उसके खिलाफ या नहीं। स्टेटमेंट्स मेड बाय ए इज़ द काज और काज ऑफ डेथ रेफरिंग रिस्पेक्टिंग ऑफ द मर्डर, द रेप और एक्शनेबल रॉन्ग अंडर कंसिडर आर रेलेवेंट फैक्ट। अब ये जो यहाँ पर सवालात उभरे कि भाई उसने उसको रेविश किया, उसने उसको चोट पहुँचाई, या ये सारी की सारी बातें, तो फिर जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, रेलेवेंट फैक्ट होंगी। अब देखें इलस्ट्रेशन के अंदर होता क्या है, इलस्ट्रेशन के अंदर वो ये आपसे ये पूछेगा एज पर आर्टिकल 46 इलस्ट्रेशन डी, एज पर आर्टिकल 46 इलस्ट्रेशन डी। द क्वेश्चन इज वेदर अ शिप सेल्ड फ्रॉम कराची हार्बर ऑन द गिवन डे, अ लेटर written by the deceased member of the merchant firm from which she was chartered London to whom cargo was considered। अब ये कार्गो के बारे में बता रहा है कि ये जो कार्गो थी, कार्गो के डिलीवरी के बारे में कुछ बता रहा है। तो ये कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आपने एक बार लाजमी देख लेना है। उसके बाद आर्टिकल 47 आ जाता है। आर्टिकल 47 के बाद आ जाता है आर्टिकल 48 की इलस्ट्रेशन। ए सूज बी, ए जो है सू कर देता है 1000 रुपये के लिए मिस्टर बी को, एंड शोज एंट्रीज ऑफ हिज अकाउंट बुक्स शोइंग बी टू बी इंडेप्टेड टू हिम ऑफ हिज अकाउंट, और वो ये दिखाता है कि भाई इसकी जो एंट्री हुई है इसने मुझसे 1000 रुपये का कर्जा लिया है। द एंट्रीज आर रेलेवेंट। अब वो जो एंट्रीज़ हैं, जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, वो रेलेवेंट है, बट आर नॉट सफिशेंट, लेकिन वो खुद से ही सफिशेंट नहीं है, विदाउट अदर एविडेंस, जब तक कि आप दूसरा एविडेंस ना लाएं। ये किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, एंट्रीज़ ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। जो एंट्रीज़ हैं बुक ऑफ अकाउंट्स के बारे में, वो कब रेलेवेंट होंगी, कब इरेलेवेंट होंगी। अच्छा, उसके बाद 49 आ जाता है। 49 के बाद 50, 51, 53, 54, 54 के बाद 55 के 56 की इलस्ट्रेशन। ए सूज बी फॉर ट्रेसपास ऑफ हिज लैंड। ए जो है सू करता है कि बी ने मेरी जगह पे जो है ट्रेसपास किया है, मतलब कि वो मेरी जगह के अंदर दाखिल हुआ है। बी एलिजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक राइट, और बी एलिज करता है कि भाई ये तो पब्लिक राइट है, ठीक है। और ए इसको डिनाई करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिक्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। अब वो जो डिक्री पास हुई है डिफेंडेंट के हक में, इन अ सूट बाय ए अगेंस्ट सी द ट्रेसपास ऑफ द सेम लैंड विच सी अलेज टू एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम राइट इज़ रेलेवेंट। तो वो जो डिक्री पास हुई है सिविल सूट की कि हाँ भाई ये जो है एक सिविल राइट है, यहाँ पर हर कोई आ जा सकता है, तो ये जो है क्या, ये एक रेलेवेंट, जाहिर सी बात है, ये ईजी है। उसके बाद ए एंड बी सेपरेटली सू सी फॉर द लायबल, लायबल फिर दोबारा आ गया, ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन ईच ऑफ देम सी इन ईच केस। सी जो है हर केस में क्या करता है, मैटर अलेज टू बी लाइबलस इज ट्रू एंड सर्कमस्टांसेस आर सच डेट इट इज़ प्रोबेबली ट्रू ऑफ सच केस और नाइदर। ए ऑब्टेन्स अ डिग्री अगेंस्ट एस फॉर डैमेजेस ऑफ ग्राउंड्स डेट सी फेल्स टू मेक justification, the fact is relevant between C, B and C।
अब कह रहा है कि जो जस्टिफिकेशन हुई किसके दरमियान, बी और सी के दरमियान, कि भाई ये जो बातें हैं कि उसने जो है मेरे ख़िलाफ़ कुछ पब्लिश किया है, कोई गलत बात पब्लिश की है न्यूज़ के अंदर, तो ये अगर जो उनके बीच में जो ये झगड़ा है ये सब का सब क्या है, ये रेलेवेंट है। उसके बाद आर्टिकल 59 एक्सपर्ट ऑफ ओपिनियन के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ द ए वाज काज्ड बाय पॉइजन। सवाल ये उठता है कि भाई ए की जो डेथ हुई वो पॉइजन से हुई, ठीक है। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज द सिम्टम्स। अब जो सिम्टम्स उसकी बॉडी में पाए गए और उसके बारे में कोई एक्सपर्ट अपनी राय देता है तो वो क्या है, वो एक रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। ये आर्टिकल से ही हमने समझ लिया था और यहाँ पर आपसे वो इलस्ट्रेशन के ज़रिए से भी पूछ सकता है। उसके बाद आर्टिकल 60 क्या कह रहे हैं, द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजन बाय द सर्टेन पॉइजन, द फैक्ट दैट अदर पर्सन्स हु वर पॉइजन बाय दैट पॉइजन एग्जिबिट्स सर्टेन सिम्टम्स विच एक्सपर्ट अफर्म्स और डिनाई। या तो वो एक्सपर्ट जो है उसको अफर्म कर, उसको माने या उसको डिनाई कर दे दैट द पॉइजन इज़ रेलेवेंट। अब मिसाल के तौर पे एक ही पॉइजन है और एक पॉइजन से दूसरों की डेथ हुई है और इसकी डेथ भी उसी से हुई है। अब ये बात एक्सपर्ट जो है उसको तस्लीम करे या उसको डिनाई कर दे, ये किस पर डिपेंड करता है, एक्सपर्ट पर, और उसकी जो बात है वो क्या है, वो रेलेवेंट है। The question is whether a given letter is in handwriting। हैंडराइटिंग के बारे में है, मर्चेंट इन लंदन, और जो उसकी हैंडराइटिंग है वो मिस्टर ए की है और ये बात वो जो है एक मर्चेंट है लंदन में। बी इज़ अ मर्चेंट पिशावर। बी जो है पिशावर में एक मर्चेंट है। हु हैज़ रिटन लेटर्स एड्रेस टू ए, जो कि उसने लिखे हैं लेटर्स जो कि एड्रेस पे गए हैं ए के एड्रेस पे। अब जो ये बात है कि भाई उसने ये जो लेटर हैं ये उसी ने लिखे हैं। सी इज़ बीज क्लार्क, और सी जो है बीज का क्लार्क है। हुज ड्यूटी इज़ टू एग्जामाइन टू फाइल कॉरस्पेंडेंस। डी इज़ बीज ब्रोकर, और डी क्या है, बी का ब्रोकर है, ठीक है। टू होम बी हैबिचुअली सबमिटेड द लेटर, और डी को अक्सर वो अपने लेटर सबमिट करता है। अब यहाँ पर जो मिस्टर सी और डी है उस सवाल ये उठता है कि उनको क्या पता है कि भैया आप ये बताएं ये बात किसने लिखी है। अगर उनसे पूछा जाए और वो ये बात तस्लीम करें, ये स्टेटमेंट दें, तो उनकी स्टेटमेंट भी एक्सपर्ट ओपिनियन या फिर जो है एज एविडेंस यूज़ की जा सकती है। उसके बाद आर्टिकल 62 क्या कहता है, द राइट टू द विलेजर्स इज़ अ पर्टिकुलर विलेज टू बी वाटर ऑफ पर्टिकुलर वेल ऑफ जनरल राइट, कि पानी पीने का जो है रास्ता है या फिर जो नलका वगैरह लगा हुआ है ये पब्लिक एक राइट है। तो ये एक क्या है, ये भी एक जो है लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई आप बताएं क्या ये लोग इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं, ये भी एक क्या है, ये भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर काउंट हो सकती है। ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन के बारे में क्या जानते हैं, अच्छा जी, अच्छा, द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी आर मैरिड। अब सवाल ये उठता है कि ए और बी मैरिड हैं। अब इसके बारे में कौन जवाब दे सकता है, जो उनके घर के अंदर रहता है, ये मैंने आपको मिसाल दी थी। उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन, एन एक्सपर्ट मे गिव अकाउंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय हिम। अब ए क्या करता है, ए जो है अपने एक्सपीरियंस भी वगैरह भी शो कर सकता है कि मैंने आज से 5 साल पहले 3 साल पहले ये एक्सपीरियंसेस वगैरह ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं और मैं जो है एक स्किल्ड पर्सन, मैं क्या हूँ, मैं एक स्किल्ड पर्सन हूँ और मुझे एक चीज़ की अच्छी खासी हाव ना होए, तो आप मुझसे सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। मैं एक एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में, माहिर हूँ इस चीज़ में, ठीक है। तो वो अपने ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन भी दे सकता है। उसके बाद आर्टिकल 67, आर्टिकल 68, आर्टिकल 70 के बाद 71 के बाद 72, 74 की जो है इलस्ट्रेशन, अ फोटोग्राफ इज़ एन ओरिजिनल इज़ सेकेंडरी एविडेंस ऑफ कंटेंट थ्रो टू हैव बीन कंपेयर्ड। अब कह रहा है कि एक जो बुक है वो कंपेयर्ड हुई है दो से, ठीक है, और वो ओरिजिनल है, फोटोग्राफ है, तो ये क्या है, ये एक सेकेंडरी एविडेंस है। द कॉपी कंपेयर्ड विथ द कॉपी ऑफ द लेटर मेड बाय कॉपीइंग मशीन, एक कॉपी मशीन के ज़रिए से एक जो है कॉपी हुई, तो वो भी क्या है, वो भी एक सेकेंडरी एविडेंस है, ठीक है। किस तरीके से, मिसाल के तौर पे जो आप प्रिंट वगैरह करवाते हैं ना, वो प्रिंट जो आपने करवाया वो क्या है, वो एक प्राइमरी एविडेंस है। उस प्रिंट की आपने कॉपीज़ कराएं, वो एक सेकेंडरी एविडेंस में आ जाते हैं।
इसके आर्टिकल को अगर पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ लेंगे। सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं, कॉपीज़ मेड बाय द ओरिजिनल मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए से जिसको गुजारा जाए वो सब का सब क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है। उसके बाद 75 के बाद 76 आ जाता है, और 76 के बाद 77, 78, 79, 81, 84, 85 के अंदर भी कोई नहीं है, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 100, 102। अच्छा जी, 102 के अंदर क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या है कि जब जहाँ पर भी ओरल के सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा तो फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। इसके बारे में क्या इलस्ट्रेशन है, आर्टिकल 102 इज पर आर्टिकल 102 सब क्लास ए, if a content to be contained in a several letters, all the letters which is contained must be proved। कह रहे जहाँ पर बात की जा रही है, जहाँ पर साबित एक बात साबित ही किसी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के ज़रिए से हो सकती है, तो वहाँ पर सब का सब डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और रेलेवेंट है, और वो बात डॉक्यूमेंट के ज़रिए से ही साबित होगी, और के ज़रिए से साबित नहीं होगी। इफ़ अ कंटेंट इज़ कंटेन्ड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव्ड। तो जहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात आएगी वो मस्ट बी प्रूव्ड है। तो यहाँ पर सारे के सारे ये जो दो हैं वो मस्ट के साथ हैं। इफ़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन सेट ऑफ 3 ऑन वन ओनली नीड बी प्रूफ, जहाँ पर 3 उसके सेट्स हैं तो एक को ही साबित करने की ज़रूरत है, तीनों को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 103, आर्टिकल 103 के एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस बाय ओरल एग्रीमेंट, जहाँ पर ओरल एग्रीमेंट होगा तो वो एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, तो अगर रिटन है तो वहाँ पर आप रिटन लेके आएंगे। A policy of insurance of affected of goods in ship of Karachi in London, the goods are shipped in a particular ship which is lost, the fact that the particular ship was orally accepted from the policy cannot be proved। तो वहाँ पर जो आपने सिर्फ orally आप ये बात कह रहे हैं कि भाई हमने जो है चीज़ डिलीवर की, आपको रिसिप्ट दिखाना लाजमी है, क्योंकि वो सबूत है, वो जो है एक रिटन बहुत ही नेसेसरी पार्ट ऑफ एविडेंस है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आर्टिकल 105 क्या कहता है, ए सेल्स टू बी बाय डीड माई हॉर्स इन कराची, ए हैड नो, अच्छा हाउस के बारे में कह रहा है, माई हाउस इन कराची, ए हैज़ नो हाउस इन कराची बट इट अपीयर्स दैट ही हैड अ हाउस एट किमाड़ी which B had been in possession since the execution of deed. These facts may be proved to show that the deed related to the house at किमाड़ी। कह रहा है कि किमाड़ी के अंदर उसका घर है और वह कहता है जाके मेरा घर जाके ले लो, जो कि कराची के अंदर है। तो यहाँ पर प्रिजम्पशन की कुछ बात हो रही है कि अगर यहाँ पर बात यह है कि भाई उसका किमाड़ी के घर से रिलेटेड कुछ है तो वो भी शो होगा, और डीड की बात हो रही है तो वो भी शो होगा। साथ ही साथ ये कि जो किमाड़ी का मसला है वो किमाड़ी का मसला उसके कराची के साथ रिलेट करता है या नहीं करता, इसके लिए आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है आर्टिकल 106 की, ए एग्रीज टू सेल टू बी, 1000 रुपये में वो अपना वाइट हाउस हॉर्स बेचने के लिए तैयार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम भी आई थी। वाइट हॉर्स एविडेंस में बी गिवन फॉर द फैक्ट विच शो दैट, कह रहे ए जो है क्या करता है, सिंपली वो कह रहा है मैं 1000 रुपये में अपना घोड़ा बेचने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत हैं, जो शो करते हैं कि भाई ये एविडेंस है, सामने सबूत एक दिख रहा है कि हाँ भाई ये जो है इसको ये बेचना चाह रहा था या वो उससे ख़रीदना चाह रहा था, ये सारे के सारे रेलेवेंट हैं। उसके बाद 108, ए स्कल्पटर एग्री टू सेल टू बी ऑल ऑफ माई मॉड्स, ए हैज़ बोथ मॉडल्स एंड मॉडलिंग टूल्स, एविडेंस में बी गिवन टू शो विच मीन टू सेल। ए ये कहता है भाई ये मेरे मॉडल्स हैं, आप ये ख़रीद लें। अब वो ये कहता है कि भाई ये इसमें से मैंने इसकी बात की थी, तो ये भी क्या है, ये भी एक रेलेवेंट एविडेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 114 स्टॉपल के बारे में। ए इंटेंशनली और फॉल्सली लीड्स बी टू गिव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए, देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय पे फॉर इट। कह रहा है कि ए जो है
यहाँ पर एक कहता है भाई ये जो जगह है ये आप मुझसे इतने में ख़रीद लो और ये जगह मेरी है और आप ये ख़रीद लो। बाद में ये मुकर जाता है भाई वो तो जगह मेरी थी नहीं, वो तो जगह मैंने आपको दी नहीं थी, गिफ्ट नहीं की थी। तो ये सारा का सारा स्टॉपल के बारे में है कि सिविल के अंदर स्टॉपल लग जाता है, टू स्टॉप समवन, किसी को रोक देना। इसकी उर्दू में मानिए अम्र मानी तकरीर मुखालिफ, कि अपनी तकरीर के ख़िलाफ़ कोई भी उसको रुकावट बन जाती है कि भाई अब ये अपनी बात से मुकर नहीं सकता। उसके बाद 116 आ जाता है। 116 के बाद 117 बर्डन ऑफ प्रूफ। ए डिज़ायर्स द कोर्ट टू गिव जजमेंट्स दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम विच ए सेज बी हैड कमिटेड। ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज़ कमिटेड द क्राइम। ए को साबित करना ज़रूरी है। 12 सबूत किस पर होगा? प्रोसिक्यूशन पे। 12 सबूत किस पर होगा? प्रोसिक्यूशन पे। तो ए यहाँ पर साबित करेगा, ए जो है साबित करेगा बी के बारे में कि बी ने ये मर्डर किया है। हम क्या पढ़ रहे हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। अच्छा जी, ये हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 118 से ऑनवर्ड अगर हम चलें, अब जो आर्टिकल 118 है वो क्या करे? ए सूज बी फॉर लैंड विच बी इज ही इज इन पोजेशन एंड विच ए असर्ट्स वाज लेफ्ट टू बी बाय द विल ऑफ सी बीज डेथ। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड बी वुड बी इंटाइटल टू रिटेन हिज पोजेशन। तो बी जो है इंटाइटल होगा। कहने का मकसद ये है कि ए बी के खिलाफ मुकदमा करता है और वह कहता है कि भाई इसने मेरी पोजेशन ली है। अगर कोई सबूत नहीं आता तो बी हकदार है कि वो अपनी पोजेशन को ले सकता है। उसके बाद है 119 पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट एंड विशेज द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट एंड सी मस्ट प्रूव द एडमिशन। बी विशेज द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर ही मस्ट प्रूव इट। और बी ये कहता है कि भाई मैं तो उस जगह पे था ही नहीं, तो उसको साबित करना पड़ेगा। तो 12 सबूत शिफ्ट भी हो जाता है। अब देखें बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली प्रोसिक्यूशन पे, लेकिन जब कोई भी शख्स प्ली ले लेता है कहीं और होने की, तो फिर 12 सबूत बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ऑनर्स ऑफ प्रूफ बन जाता है, जो कि शिफ्ट हो जाता है एक शख्स से दूसरे शख्स पर। 120 क्या कहते हैं? विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट प्रूव बीज डेथ। कह रहा है कि ए जो है साबित करना चाह रहा है कि भाई बी तो मर चुका है, तो उसको साबित करना पड़ेगा बीस की डेथ को, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट को। नेक्स्ट क्या आ जाती है? 121 A accused for murder alleges that B by reason unsoundness of mind he did not know the nature of this act। यानी कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से वो नहीं जानता था कि इस एक्ट की क्या नेचर है, यानी कि वो नेचर नहीं जानता था। अब ये चला जाएगा जर्नल एक्सेप्शन। जर्नल एक्सेप्शंस के अंदर, पीपीसी के अंदर। अब यहाँ पर ये क्या होता है? यहाँ पर कुछ होता है इस तरीके से, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन ए। तो ए के ऊपर ही ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो जर्नल एक्सेप्शन की प्ली ले, यानी कि प्ली ले ली इसने। तो अब ये साबित करेगा कि हाँ भाई क्या वाकई आप जो है कभी आपको दौरे आए तो आपको ये सबूत वगैरह दिखाएं हमें। उसके बाद 112 है बर्डन ऑफ प्रूफ स्पेशली विद इन द नॉलेज। अब ये आज हमने जो है क्या पढ़ा? आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 121, 1 से लेके 121 के अंदर जो इलस्ट्रेशंस थी जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ तक जा रही थी, बर्डन ऑफ प्रूफ तक। अब इसके बाद जो इलस्ट्रेशन है वो है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, कि जो क्या ऑर्डर, क्या तरतीब है, किस तरीके से एग्जामिनेशन चीफ होगा। फिर उसके बाद जो है क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन होगा, लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में। ये आगे चल के जो है हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी के बारे में। फिर उसके बाद हॉस्टाइल विटनेस आ गया। फिर जो है मॉडर्न डिवाइसेस के बारे में आ गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स के अंदर जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं वो सारी की सारी आपने एक बार गो थ्रू करनी है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी हैं जो मैंने मिस कर दी हैं, और टाइम इतना नहीं है कि मैं बाकियों को भी डिस्कस करूँ। बाकी मेरे ख्याल से कोई 3 से 4 ही बची हैं, इतनी कोई ज़्यादा नहीं बची। अगर आप कहेंगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो भी क्लियर करवा दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आप ये सारी इलस्ट्रेशन एक बार जिस तरीके से मैंने आपको बताई है, इस तरीके से आप इस लेक्चर को अच्छे से सुन लें, इस लेक्चर को अच्छे से समझ लें, और इनकी इलस्ट्रेशन को खुद से एक बार लाजमी पढ़ें, 1 से 2 बार लाजमी पढ़ें। तो जब आप जाहिर सी बात है इलस्ट्रेशन वाला लेक्चर सुन रहे हो तो इलस्ट्रेशन तो आपके सामने ही होगी, तो वहाँ पर इलस्ट्रेशन जो सामने होगी तो इन आर्टिकल्स को समझने में आपको मज़ीद आसानी होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? जब इन आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और आप ये सारी की सारी
इलस्ट्रेशंस को 2 से 3 बार गो थ्रू कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि इलस्ट्रेशन लॉन्ग स्टेटमेंट्स वाले सवाल में से कोई भी आपका सवाल गलत होगा। कितने नंबर है इसके QS हो गए? 20 मार्क्स हैं। 20 मार्क्स में से मिसाल के तौर पे वो आपको 4 से 5 जो सवाल है वो इलस्ट्रेशंस में से दे देता है, यानी कि 4 से 5 सवाल आपके कहाँ से आ गए? लॉन्ग स्टेटमेंट्स की सूरत में, इलस्ट्रेशंस की सूरत में आ गए। तो जाहिर सी बात है आप कंफ्यूज तो होंगे ही, लेकिन आपने अच्छे से अगर इन इलस्ट्रेशंस को पढ़ा होगा, इन इलस्ट्रेशंस को समझा होगा, ये लेक्चर 1-2 बार सुना होगा, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी पेश आएगी। अब यहाँ तक कोई क्वेरी है तो आप क्लियर कर दें।